नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जेएमडी टेक्निकल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर मुख्य टॉपिक है जिसे हम कहते हैं पदार्थ या फिर इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो मैं बता दूं आपको कि हमें मुख्यतः स्टडी इलेक्ट्रॉन की करनी होती है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, लेकिन रीजन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी चीज से निकल के आ रहा है, तो हमें उसका जो बेस है, आधार है, उसे पहले खोजना पड़ता है। इसीलिए हमें यहां पर मैटर या फिर पदार्थ को क्या करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है, क्यों लगता है, लग गया तो कैसे बच सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप पिछली क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, पदार्थ जिसे हम मैटर भी कहते हैं। अब बात यह आती है कि आखिर मैटर होता क्या है। तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा भार रखती है क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। मतलब वस्तु कौन कौन सी चीजें स्थान घेरती है तथा भार रखती है क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। मैं आपसे बोलूं, क्या ये आपको पदार्थ दिख रहा है तो आप कहेंगे पदार्थ ही है, कोई शक ही नहीं है इसके अंदर। तो मैं आपसे कहूं क्या ये पदार्थ है तो आप कहोगे इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं कहूं कोई लोहे का टुकड़ा है, क्या वो मैटर है, तो आप कहोगे मैटर है। मैं कहूं पानी क्या मैटर है तो आप कहेंगे पानी भी क्या है, मैटर है। मैं कहूं क्या गैस कोई पदार्थ है तो आप कहोगे गैस भी एक प्रकार का क्या होता है, पदार्थ होता है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई ही दिक्कत नहीं है कि वह वस्तु, दोबारा से सुन लीजिएगा, पदार्थ क्या होता है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा भार रखती है क्या कहलाती है, मैटर या फिर पदार्थ कहलाती है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्थान घेरती है, वजन रखती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं पार्ट इसी का कि जो पदार्थ होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखो, हम यहां पर पदार्थ को 5 प्रकारों के अंदर डिवाइड करके देखते हैं। एक बार मैं बता दूं आपको, मुख्यतः आप पदार्थों के 3 प्रकार पढ़ते आए हो। ठोस होता है, द्रव होता है और एक कौन सा होता है, गैस होता है। आज हम देखेंगे 5 प्रकार के पदार्थों को कि 5 वो चौथा और 5वां कौन सा है। उनको आप यहां से अच्छे से देखिएगा कि चौथा और 5वां कौन सा है। स्टडी हमें स्पेशल 3 की करनी है, जो ठोस, द्रव और गैस होता है। अब हम देखते हैं यहां पर कि पदार्थ के प्रकार कितने हैं। मैंने अभी बोला कि पदार्थ कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का। स्टडी हम कितने की करते हैं, यहां पर 3 प्रकार की। तो सबसे पहला, जैसे आप जानते हो क्या होता है, ठोस। दूसरा कौन सा होता है, द्रव। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, गैस। चौथा कौन सा होता है, बोस-आइंस्टीन। और 5वां कौन सा होता है, आपको बता दूं मैं, 5वां होता है दोस्तों प्लाज्मा अवस्था। अच्छे से ये ध्यान रखिएगा कि पदार्थ मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ठोस होता है, दूसरा हमारे पास द्रव, तीसरा गैस, चौथा बोस-आइंस्टीन और 5वां कौन सा होता है, प्लाज्मा अवस्था होता है। यहां तक आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहा होगा। अब आगे चलते हैं हम कि आखिर पदार्थों को 3 प्रकार से डिवाइड तो कर दिया मुख्य रूप से, लेकिन हम देखें होते कितने हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठोस हो गया, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टीन और कौन सा होता है, प्लाज्मा अवस्था होता है। अब दोस्तों, हमें सिर्फ स्टडी कितने की करनी है, हमें 3 प्रकार के पदार्थों की करनी है। सबसे पहला हमारे पास कौन सा होता है, ठोस होता है। दूसरा कौन सा होता है मेरे प्यारे साथियों, द्रव होता है। और तीसरा कौन सा होता है, गैस होता है। तो पदार्थ कितने प्रकार के हो गए हमारे पास में, यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार के। और तीनों प्रकारों को हम अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन दोस्तों हम देख तभी पाएंगे जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो पहले आप सुनिएगा कि आखिर ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। अभी हमने देखा कि 5 प्रकार के, सबसे पहला हमने ठोस लिया है कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, वह वस्तु जो स्थान घेरती है,
भार रखती है तथा आयतन निश्चित हो, कौन सी वस्तु कहलाती है? वह ठोस वस्तुएं कहलाती हैं या फिर ठोस पदार्थ कहलाते हैं। मतलब ये ध्यान से देखिए, क्या ये ठोस पदार्थ है? आप कहोगे है ठोस पदार्थ। क्या भार है निश्चित? आप कहोगे भार भी निश्चित है। मैं कहूं क्या इसकी कोई शेप या आकृति है? तो आप कहेंगे शेप या आकृति भी है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। और मैं आपसे कहूं क्या यह वस्तु स्थान घेर रही है? मैं कहूं क्या इसका कोई आयतन है? तो आप कहेंगे ये भी है जी। तो मैं कहूं क्या तीनों चीजें इसकी निश्चित हैं? तो आप कहोगे जी तीनों की तीनों चीजें क्या हैं? यहां पर निश्चित हैं। तो वो कौन सा पदार्थ कहलाएगा? ठोस पदार्थ कहलाएगा। तो आइए दोस्तों, हम इस टॉपिक को, जो 3 प्रकार के पदार्थ पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा यही है, तो इसको हम सारणीबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे सारणीबद्ध तरीके से। सबसे पहला हमने ठोस लिया, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहां पर पदार्थ हो गया हमारे पास में। अब देखते हैं इसका भार, यहां पर कॉलम ले लेते हैं भार का, आकृति लिख लेते हैं, यहां पर हम लिखते हैं आयतन, और लास्ट में हम ले लेते हैं उदाहरण या फिर एग्जाम्पल। दोस्तों देखो, सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है आखिर यहां पर कि क्या ठोसों का भार निश्चित होता है। तो अभी मैंने आपको डस्टर दिखाया, ये भी एक प्रकार का ठोस पदार्थों की श्रेणी में ही आता है। तो ये क्या है? क्या इसका भार निश्चित है? देखो दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के साथ में समझाने का प्रयास करूंगा, और मेरा ये पूर्णतः प्रयास रहेगा कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक के ऊपर, हर के ऊपर एक उदाहरण होना चाहिए। आसपास की जितने भी वस्तुएं हैं उन्हीं से रिलेटेड, क्योंकि जब हम किसी सामने की वस्तु को देखते हैं, या फिर जो वातावरण, या फिर हम बात करें हमारा जो चारों तरफ का माहौल होता है, उसके अंदर जिन चीजों को हम देखते हैं, तो उनका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें बेहतर तरीके से समझ में आती हैं वो सारी चीजें जिन्हें हम समझना चाहते हैं। और यहां पर सबसे पहले मैं कहूं क्या ठोस का भार निश्चित है? तो आप कह सकते हो भार क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। मैं आपसे कहूं क्या आकृति निश्चित है? तो आप कहोगे आकृति भी निश्चित है, कोई शंका ही नहीं है इसमें। तो मैं कहूं क्या आयतन निश्चित है? निश्चित है। आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। मैं कहूं आयतन निश्चित है, तो आप निश्चित बता सकते हो, और उदाहरण लिख सकते हो, जैसे लकड़ी हो सकता है, लोहा हो सकता है। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से और एग्जाम्पल समझ सकते हो। इतना तो अब हिंट मिल गया, आसानी से आप समझ सकते हो। अब द्रवों की बात आती है, वे पदार्थ, या फिर हम कह सकते हैं कि वह वस्तु जो भार रखती है तथा आयतन निश्चित हो, वह कौन से पदार्थ कहलाते हैं? द्रव पदार्थ कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर इनमें क्या आकृति निश्चित होती है? तो आप ये कहोगे कि आकृति तो निश्चित नहीं होती। जैसे सुबह सुबह आप मॉर्निंग के अंदर चाय पीते हो, जब गिलास के अंदर या कप में चाय डालते हो, तो क्या वो द्रव पदार्थ उस गिलास की या कप की आकृति ले पा रहा है? तो आप कहोगे कोई शक ही नहीं है, आकृति तो ले रहा है। मैं कहूं क्या बड़े गिलास के अंदर आप दूध डालकर पी रहे हो, तो क्या वहां पर उस दूध की आकृति क्या गिलास की शेप में हो गई, या फिर गिलास की आकृति ले लिया दूध? तो आप कहोगे ले लिया। मैं कहूं क्या जग में आपने चाय को डाला, भर दिया, क्या उसकी आकृति ले पा रहा है? तो आप कहेंगे ले पा रहा है। तो क्या आकृति निश्चित होती है? नहीं होती। क्या द्रव रंग बदल रहा है गिरगिट की तरह? तो आप कहोगे जी, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो द्रव होते हैं गिरगिट की तरह रंग नहीं अपना क्या बदल रहा है? आकार बदल रहा है। अरे दोस्तों, क्या बदल रहा है? यहां पर द्रव आकार बदल रहा है। तो मैं कहूं क्या द्रव का भार निश्चित होता है? तो आप कहोगे शक ही नहीं है, इसमें तो कोई निश्चित है। मैं कहूं आकृति, तो आपका दिमाग डायरेक्ट द्रव पे जाएगा
कि आकृति तो निश्चित नहीं है तो क्या होती है, अनिश्चित। क्या लिख सकते हो आप, अनिश्चित। बात आती है आयतन की, तो क्या आयतन निश्चित है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, निश्चित होता है। उदाहरण ले सकते हो भाई, दूध ले लो कोई तकलीफ नहीं है, पानी ले लो कोई तकलीफ नहीं है, मैं कहूं पेट्रोल, पेट्रोल भी ले लो भाई। तो ये इसके उदाहरण है किसके, द्रव के। अब देखो ध्यान से, गैस पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं, वह वस्तु जो बाहर रखती है। कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं, कौन सा पदार्थ कहलाता है, गैस कहलाता है। या फिर हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को कि वे वस्तुएं जो बाहर रखती हैं तथा आयतन और आकृति क्या हो उनकी, निश्चित हो। या फिर हम एक अलग परिभाषा और सुन सकते हैं कि वह वस्तु जिसकी आकृति तथा आयतन अनिश्चित हो तथा भार निश्चित हो, कौन से पदार्थ कहलाते हैं, वो गैस पदार्थ कहलाते हैं। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, आप एजेंसी के अंदर सिलेंडर भराने जाते हो, ठीक है, आप कभी बाल्टी लेके जाते हो क्या, कभी थैली में गैस लेके आ सकते हो क्या, नहीं ला सकते ना। क्यों, आखिर क्योंकि उसकी दो चीजें निश्चित नहीं है, ना आकृति है ना आयतन होता है। मैं कहूं क्या जग में आप गैस को डाल सकते हो, बोले नहीं, ले आओ डाल के, डाल सकते हो तो आप सुनिएगा आखिर क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि उसकी दो चीजें अनिश्चित होती हैं। अगर ये भी निश्चित हो जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, ये पदार्थ भी ठोसों की बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो बाहर क्या निश्चित होता है इनका, तो वेट। तो एजेंसी के अंदर सिलेंडर भराने गए, क्या सिलेंडर के अंदर गैस तौल के हिसाब से आ रही है, तो आप कहते हो कि वजन के हिसाब से आ रही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं कहूं क्या उसकी कोई आकृति है सिलेंडर की, तो आप कहते हो नहीं। क्या कोई आयतन है, बोले नहीं। मैं कहूं क्या गैस को कप में डालोगे, क्या कप की आकृति ले सकता है, तो आप कहोगे कैसे हो सकता है सर, बावड़ी बात कर रहे हो आप तो। ये तो दोस्तों बावड़ी बात नहीं कर रहा मैं, यहां पर मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि बाहर ही क्या होता है इनका, निश्चित होता है। मैं कहूं आकृति क्या होती है, तो आप सीधा लिख सकते हो अनिश्चित होती है। मैं कहूं आयतन भी क्या होता है दोस्तों, अनिश्चित होता है। अब मैं उदाहरण आपको बता दूं, जैसे एलपीजी होती है, ठीक है, सीएनजी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन ले लो, ये सारे किसके उदाहरण हैं, आखिर ये कौन से पदार्थ के उदाहरण हैं दोस्तों, गैस के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आपको ये सारणी अच्छे से समझ में आई होगी, एक बार नहीं आई है तो मैं इसे एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए बहुत ही अच्छे से। तो सुनिएगा, सबसे पहले पदार्थ कौन से हैं, तीन है, ठोस, द्रव और कौन सा है, गैस। मैं कहूं क्या ठोसों का भार निश्चित होता है, तो आप कहेंगे निश्चित। मैं कहूं आकृति क्या निश्चित होती है, तो आप कहेंगे निश्चित। मैं कहूं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। उदाहरण बताओ, लकड़ी, लोहा, और आप अपने माइंड से बना सकते हो क्या, उदाहरण बना सकते हो। और क्या बनाओगे, द्रव। मैं कहूं बाहर निश्चित है, निश्चित आकृति है, निश्चित आयतन क्या होता है, निश्चित। दूध है, पानी है, पेट्रोल। मैं कहूं जिसमें डाले क्या उसी की आकृति ले रहा है, तो आप कहेंगे ले रहा है। अरे क्या गिरगट की तरह ये आकार बदल रहा है, बोले बदल रहा है, तो कोई तकलीफ ही नहीं है। कौन से पदार्थ कहलाएंगे, द्रव कहलाएंगे। मैं कहूं गैस पदार्थों का भार निश्चित है, तो आप कहोगे निश्चित। मैं आकृति की बात करूं कि आकृति निश्चित है, बोले नहीं। मैं कहूं आयतन निश्चित है, तो बोले नहीं। तो फिर क्या निश्चित है, तो फिर भार निश्चित है। और क्या निश्चित है भाई, मैं कहूं उदाहरण बताओ, एलपीजी ले लो, सीएनजी ले लो, हाइड्रोजन ले लो। समझ में आ गया होगा। अब एक चीज आप सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही गजब की। मैं कहूं ठोसों के अंदर ये तीनों चीजें निश्चित क्यों है, आखिर इसका रीजन क्या है, ये पता नहीं चला हमें। तो आप अच्छे से नोट लगा के लिख लीजिएगा और नोट लगा के दिमाग में भी सेट कर लीजिएगा कि जो ठोस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमारे पास में ये क्या है, ठोस पदार्थ है। तो मैं कहूं ये आखिर ठोस पदार्थों की तीनों चीजें निश्चित होने का रीजन क्या होता है, तो मैं कहूं इसका मुख्य रीजन होता है दोस्तों अंतराण्विक बलों का होना। अंतराण्विक जो बल होता है वो सबसे ज्यादा होता है किसमें, ठोसों में। अब आप कहते हो कि सर ये अंतराण्विक बल क्या होता है, जो हमारा पदार्थ होता है
उनके अंदर जो कण होते हैं उनके अंदर जो अंतराणुविक लगने वाला अंदर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अंतराणुविक बल। जैसे मान लीजिएगा आपकी बॉडी के अंदर कोई बल है, वो अंदर ही लगा रहे हो आप, तो वो कौन सा बल कहला रहा है? अंतराणुविक बल। मैं कहूं कोई ये पदार्थ है आपके सामने, ठीक है, तो इसके अंदर ये अणु है छोटे छोटे, तो ये अंदर क्या है? अंतराणुविक बल होता है, ठीक है। जैसे एक परिवार होता है, मान लीजिएगा, उदाहरण के लिए आप अच्छे से समझिएगा, परिवार होता है, उसके अंदर 10 सदस्य हैं, अगर उनके अंदर यूनियन इज स्ट्रेंथ है, क्या कोई तोड़ सकता है? कोशिश तो बहुत करते हैं भाई तोड़ने की, पर क्या खुद चाहे, मतलब दूसरे अगर खुद में कॉन्फिडेंस हो, क्या दूसरे तोड़ सकते हैं? तो आप कहोगे कतई नहीं तोड़ सकते। तो फिर हम कह सकते हैं कि आखिर इनमें क्या होती है? यूनियन इज स्ट्रेंथ होती है, संगठन में शक्ति रे क्या होती है दोस्तों? संगठन में शक्ति होती है। अरे मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या होती है? यूनियन इज स्ट्रेंथ होती है वहां पर फैमिली में, लेकिन यहां पर क्या होता है? अरे मेरे प्यारे लाडलो, अंतराणुविक बल क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। किन में होता है? ठोसों में। क्या ठोसों को फेंकोगे क्या बिखरेगा पानी की तरह? बोले नहीं। क्यों नहीं बिखर रहा? क्यों नहीं बिखर रहा? आखिर रीजन क्या है इसका? तो आप सीधा बता सकते हो, अंतराणुविक बल ज्यादा होता है। किन के अंदर? ठोसों के अंदर। बात दूसरे की आती है, द्रव की। मैं कहूं क्या द्रवों के अंदर अंतराणुविक बल ठोसों की अपेक्षा ज्यादा होता है? नहीं 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 नहीं। क्या होता है? कम होता है। इसलिए पानी को आप बिखेरते हो, क्या बिखरता है? क्या आकृति उसकी बदल रही है? बोले हाँ। क्यों बदल रही है? उसका रीजन क्या होता है? ठोसों की अपेक्षा अंतराणुविक बल क्या होता है? द्रवों के अंदर कम होता है। तो आप ये भी अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये आपका गिलास है, ठीक है, मान लीजिए सुबह सुबह आप चाय पी रहे हो, इसमें चाय भरी हुई है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि ये चाय है, क्या आप इसे कप को टेढ़ा करोगे? कप अच्छा बना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कप, क्या इसे आप टेढ़ा करोगे, क्या चाय नीचे गिरेगी? बोले गिरेगी? पागल की बात कर रहे हो क्या सर? गिरेगी क्यों नहीं? टेढ़ा करूंगा तो गिरेगी। क्या बचेगी? नहीं बचेगी। तो ये कप है, इसको आप टेढ़ा करोगे नीचे गिरेगी। क्यों गिर रही है? आखिर अणुओं के मध्य जो बल होता है, जिसे आप अंतराणुविक बल कहते हो, वो क्या होता है? कम होता है। इसीलिए आप जिसे जहां डोलते हो वहीं क्या होती है? डुलती है। सही कह रहा हूं कि नहीं? जहां मतलब नहीं समझे, डोलना मतलब बिखेरते हैं, वहीं बिखरती है, ठीक है। जैसे पानी को डाला, पानी बिखर गया, दूध को डाला, दूध, तेल को डाला, तेल, पेट्रोल को डाला, पेट्रोल। सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी दो चीजें तो निश्चित होती है, एक तो आभार और एक आयतन। लेकिन क्या चीज अनिश्चित होती है दोस्तों? यहां पर आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। अरे क्या निश्चित होती है दोस्तों? आकृति निश्चित होती है। किन के अंदर? द्रवों के अंदर। मैं बात करूं गैसों की, क्या गैसों के अंदर अंतराणुविक बल ज्यादा होता है? बोले नहीं होता। अगर होता ना यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो जो गैस का सिलेंडर है उसे खुला छोड़ते तो हवा में आवारगी नहीं करता। क्या नहीं करता रे वो दोस्तों? हवा के अंदर आवारगी नहीं करता गैस। तो अगर उसे हम खुला छोड़ते हैं तो क्या करता है वो गैस? हवा में आवारगी करता है। तो यह आपका सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर आपने यहां पर गैस भर रखी है, तो आखिर इनके अंदर जो अणु होते हैं उनका बल बहुत कम होता है। जो अंतराणुविक बल होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए ये जो इनके अंदर अणु होते हैं सिलेंडर के अंदर या पदार्थ के अंदर, गैस के अंदर, वो ये कहते हैं अरे हमें तो स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दो, हम तो खुली अवस्था में क्या करना चाहते हैं? जीना चाहते हैं। अरे क्या करना चाहते हैं? खुली अवस्था में जीना चाहते हैं। इसलिए इनको जैसे ही छोड़ते हैं ये तो सोचते हैं हम तो अब आजाद पंछी हो गए, हमें तो अब उड़ने दो, किसमें? वायुमंडल के अंदर। इसीलिए गैस को क्या नहीं छोड़ा जाता दोस्तों? खुला नहीं छोड़ा जाता। तो किस रीजन से नहीं छोड़ा जाता? क्योंकि अंतराणुविक बल क्या होता है? ठोस द्रवों की अपेक्षा बहुत क्या होता है? कम होता है। क्योंकि कण क्या होता है? एक कण यहां होता है, एक कण यहां होता है, एक कण यहां होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम घर की बात करते हैं, ठीक है, उदाहरण मानिएगा, 5 फैमिली, एक उस कॉर्नर में जाके बैठा है रोड के, एक उस कॉर्नर में जाके बैठा है। क्यों? उनको कमरे से बाहर निकालो, बम्ब की तरह फूटेंगे बाहर जाके। वो होते हैं कि नहीं कई कई फैमिलियों के अंदर। तो यहां पर क्या होता है? जो अंतराणुविक बल होता है बहुत कम होता है। जो कण होते हैं क्या होते हैं?
दूर दूर होते हैं। तो यूनियन स्ट्रेंथ कम है कि नहीं, इनके अंदर बहुत ही कम है। तो समझ में आ गया होगा शायद दोस्तों आपको ये चीज। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप वीडियो को रोको, फिर से देखो, अगर फिर समझ में नहीं आ रहा फिर से वीडियो को बैक करो, एक बार और देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसी से संबंधित टॉपिक है जिसे हम कहते हैं अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो चलिए देखते हैं हम इसी के साथ में। दोस्तों अभी हमने देख लिया पदार्थों के प्रकार, क्या चीज निश्चित होती है, क्या अनिश्चित होती है। अब हम देखते हैं क्या अणु। नाम से तो छोटा सा ये 2 अक्षर का अणु, लेकिन परमाणु से तो क्या होता है, बड़ा होता है। ये दिमाग से कभी मत निकल। हाँ तो देखिए दोस्तों, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, तत्व क्या होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं यौगिक की। ये यौगिक है एक, और एक होता है मिश्रण। क्या होता है, मिश्रण होता है। तो हम इन चारों टॉपिकों को अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर अणु क्या होता है, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सके तथा भौतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके। कौन सा पदार्थ या फिर क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा या फिर अणु कहलाता है। दोबारा से सुनिएगा ध्यान से। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सके तथा प्रकृति में भौतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके, वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। क्या अणु परमाणु से बड़ा होता है, तो आप कहोगे बड़ा होता है, दिखने में छोटा है पर बड़ा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं बात करूं परमाणु की, कि पदार्थ का या फिर अणु का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सके लेकिन भौतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सके, क्या कहलाता है, वो यहां पर परमाणु कहलाता है। अब देखिएगा ध्यान से, तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं। अगला देखिएगा आप, तत्व किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो वह तत्व कहलाता है। मैं कहूं लोहा है, जो लोहे के तत्वों से मिलकर बना हुआ है सारा ही। मैं कहूं तांबा है तो सारा क्या है, वो तांबाई है। तो एक समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। बात आती है क्या तत्वों की संख्या निश्चित होती है, तो आप कहोगे संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। आप इतना सा इसके अंदर नोट कर सकते हो। अगली बात आती है आखिर यौगिक की। कंपाउंड जिसे आप बोलते हो, इसे एलिमेंट कहते हो। कंपाउंड किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। कौन से पदार्थ होने चाहिए, वो समान नहीं होने चाहिए, असमान होने चाहिए। जैसे अकेला कार्बन होता है, उसके हजारों अपरूप होते हैं। अरे क्या होते हैं, अकेले कार्बन के हजारों अपरूप होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कार्बन की बात करें तो कार्बन के हजारों अपरूप है। ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, कोयला हो गया। तो इनको मिलाकर जो चीज बनाई जा रही है वो कौन सा कहला रहा है, यौगिक कहला रहा है। समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मिश्रण को। मिश्रण में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक असमान प्रकार के परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाने पर जिस पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। अब ये तो है नहीं कि जितनी मर्जी आए उतना ही ठोक दो और बना दो।
जैसे हम बात करें कि कार्बन है, कार्बन के अंदर ग्रेफाइट मिलाया और जितना मर्जी आया उतना मिला दिया हमने, 10% मिला दिया हमने, 100 का 100 ही एक ही पदार्थ है, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ता है। तो आप कहते हो कि सर यौगिक मिश्रण दोनों की परिभाषा लगभग मिलती जुलती है, नहीं है। सुनिएगा दोबारा से, इसमें तो क्या होता है कि निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता परमाणुओं को, और इसके अंदर क्या होता है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। समझ में आ गया होगा, क्या मिलाते हैं, निश्चित अनुपात में। जैसे बात करें हम, जैसे 60:40 मिला लिया, 70:30 मिला लिया, 30:70 मिला लिया, क्या निश्चित अनुपात में है? तो आप कहोगे निश्चित अनुपात में है। क्या दिक्कत आ रही है समझने में? बोले नहीं आ रही। अगर आ रही है तो ये क्या है, यहां पर मिश्रण है। क्यों है? क्योंकि इनकी संख्या क्या होती है, निश्चित अनुपात में मिलाई जाती है। मतलब जो चीज हम मिला रहे हैं, पदार्थ है, परमाणु, वो क्या है, निश्चित अनुपात में। तो इनका क्या नहीं होता, यौगिकों का निश्चित अनुपात नहीं होता। समझ में आया होगा? नहीं आया कोई बात नहीं है, वीडियो को रोकिएगा, बैक करिएगा, दोबारा से समझने का प्रयास करिएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से यह टॉपिक समझ में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी पढ़ने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, थैंक यू।